2012 में अपने इंसेप्शन के बाद हर एक साल 1 अगस्त को वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया जाता है। 20वीं सदी के शुरुआत में लंग कैंसर एक बिल्कुल ही रेयर बीमारी थी, लेकिन जैसे-जैसे धीरे-धीरे लोगों में जो स्मोकिंग की आदत बढ़ती गई, लंग कैंसर के जो केसेस हैं वो भी इंक्रीज होते गए। अब यह दुनिया में सबसे कॉमन कैंसर्स में से एक बन गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक ताज़ा रिपोर्ट के अनुसार लंग कैंसर की अराउंड 2.21 यानी 2.21 मिलियन न्यू केसेस सामने आए हैं। कोविड पैंडेमिक के साथ लंग हेल्थ को अधिक इंपॉर्टेंस देने की काफी आवश्यकता है। काफी जरूरत है कि हम लंग हेल्थ के बारे में जागरूक हो जाएं, जिसमें से क्विट स्मोकिंग यानी स्मोकिंग की हैबिट को छोड़ना काफी जरूरी है, क्योंकि ये लंग हेल्थ जो है एक प्रिवेंटेबल बीमारी है और जिन कारणों से ये हो रही है या एग्रीवेट हो रही है, उसे अगर हम कंट्रोल कर सकते हैं तो हम काफी हद तक लंग कैंसर को मात दे सकते हैं। वर्ल्ड लंग कैंसर डे की इस पहल में मेडिसर्कल कैंसर को मात देने और बेहतर भविष्य के लिए लंग हेल्थ को प्राप्त करने के लिए किस तरह से लोगों में अवेयरनेस फैलाई जाए, इसके लिए हम एक सीरीज प्लान कर रहे हैं, जिस सीरीज का नाम है वर्ल्ड हेल्थ लंग कैंसर डे सीरीज। मेरा नाम है स्मिता कुमार और आप देख रहे हैं मेडी सर्कल। आज इस पहल में हम बातें करने वाले हैं डॉक्टर सलील पाटकर से। डॉक्टर सलील पाटकर ऑन्कोलॉजी के फील्ड में एक सुपर स्पेशलिस्ट है। उन्होंने एशिया के प्रमुख कैंसर संस्थानों जैसे गुजरात कैंसर और रिसर्च इंस्टीट्यूट से ऑन्कोलॉजी हेमेटोलॉजी में अपना डीएम पूरा किया है और साथ ही साथ वे कैंसर के डायग्नोसिस और मैनेजमेंट के भी एक्सपर्ट और कीमोथेरेपी, मॉलिक्यूलर टारगेटेड थेरेपी, हार्मोनल एंड इम्यूनोलॉजी ट्रीटमेंट के एक्सपर्ट के रूप में काफी विख्यात हैं। वो अपोलो हॉस्पिटल्स नवी मुंबई में एक कंसल्टेंट और एमपीसीआईटी हॉस्पिटल्स में हेड ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट के रूप में कार्यरत हैं। उन्हें ब्रेस्ट कैंसर, लंग कैंसर, हेड और नेक कैंसर्स जैसे ओरल कैविटी या चीक या टंग के जो कैंसर्स होते हैं, जीआईटी कैंसर्स में इलाज का काफी अनुभव है। हेलो डॉक्टर सलील, वेलकम टू मेडी सर्कल। तो डॉक्टर सलील, आपसे जानना चाहेंगे कि लंग कैंसर के रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और इनसे कैसे बचा जा सकता है। ओके सो कुछ ऐसे चंद कैंसर है जिनके बारे में हमको बहुत अच्छी जानकारी है। जी। 200 से ज्यादा अलग कैंसर्स रहते हैं और इसमें से ज्यादातर कैंसर क्यों होते हैं ये समझना बहुत मुश्किल है। जेनेटिक्स प्लेज अ ह्यूज रोल। पर जहां तक लंग कैंसर या ओरल कैविटी कैंसर का सवाल आता है तो हमें क्लियरली मालूम है कि उसका कारण क्या है। जी। मेजॉरिटी मोर देन 90% ऑफ द केसेस जो है लंग कैंसर के, फेफड़े के कैंसर के या फॉर दैट मैटर ओरल कैविटी कैंसर्स, वो तंबाकू से प्रभावित है। वो तंबाकू के कारण होते हैं। इट इज द स्मोकिंग। जी। दोनों तरह से स्मोकिंग, स्मोकलेस टबैको एंड द स्मोकफुल फॉर्म ऑफ टबैको, मतलब सिगरेट, बीड़ी, जर्दा, तंबाकू, ये सब जो है जी। 90% लंग कैंसर जो है इनका कारण ये है। जी। और लोगों में एक इनफैक्ट गलतफहमी रहती है कि तंबाकू जो है या फिर सिगरेट जो है, बीड़ी जो है, वो सिर्फ फेफड़े को ही डैमेज करता है या मुंह को ही डैमेज करता है। पर सच बात यह है कि तंबाकू में तकरीबन एक 200 से ज्यादा कैंसर करने वाले सब्सटेंसेस रहते हैं जिनको हम लोग कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं। जी। और ये सिर्फ फेफड़े को ही नहीं डैमेज करते, तो इनफैक्ट सांस की नली, गले की नली जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, पेट का कैंसर, स्टमक कैंसर, कोलोन कैंसर, किडनी कैंसर, प्रोस्टेट कैंसर, तो मतलब शरीर में ऐसा कोई भी ऑर्गन नहीं है जिसको ये तंबाकू डैमेज नहीं करता, क्योंकि ये बिल्कुल डीएनए लेवल पे जाके म्यूटेशंस करता है जिसके कारण कैंसर होता है। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर फॉर लंग कैंसर इज स्मोकिंग, विदाउट अ डाउट। धूम्रपान सबसे बड़ा रिस्क फैक्टर है, ओरल टबैको कंजम्पशन ऑल्सो, और फिर उसके बाद पोल्यूशन। ऑफ कोर्स जैसे जैसे देश ज्यादा एडवांस होते जाता है, पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन बढ़ते जा रहा है, उसके कारण भी कैंसर का रिस्क बढ़ता है। लेकिन अगर आप पूछोगे कि मेन ड्राइविंग फोर्स कैंसर का क्या है अपने देश में, तो इट इज अनडाउटेडली टबैको इन ऑल इट्स फॉर्म्स। अगर आप एक व्यक्ति जो है जो जिंदगी में तकरीबन ऑन एन एवरेज दिन के 5 से 10 सिगरेट फूक रहा है या बीड़ी फूक रहा है, विच इज वेरी कॉमन अमोंग स्मोकर्स, द रिलेटिव रिस्क, मतलब कैंसर होने की रिस्क कितनी ज्यादा है, तो इट इज ऑलमोस्ट 15 to 20 टाइम्स हायर। Okay, this is not percentage, I'm talking multiplication into, so there is a 15 to 20 times, 15 से 20 टाइम्स ज्यादा रिस्क है कैंसर होने की, अगर आप लंग कैंसर होने की, अगर आप सिगरेट या बीड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो। सिमिलरली बाकी सब जो कैंसर है, जैसे पेट का कैंसर, ईसोफेजियल कैंसर, कोलोन के कैंसर, आंतड़ी के कैंसर, लिवर के कैंसर, ये सब के भी प्रमाण बढ़ जाते हैं यदि आप स्मोकर हो तो। एंड दैट इज रिलेटिव रिस्क है, जो है रफली अराउंड 12 to 15 टाइम्स।
तो मुझे बहुत बार ये पेशेंट से पूछा जाता है या पेशेंट के रिलेटिव्स पूछते हैं कि XYZ पर्सन तो सिगरेट नहीं फूकता, तंबाकू नहीं करता, कैंसर तो उसको भी होता है, तो फिर क्या फर्क पड़ता है सिगरेट करने या ना करने से? तो सवाल, इसका जवाब यही है कि यदि एक व्यक्ति अगर सिगरेट कर रहा हो और एक दूसरा व्यक्ति ना कर रहा हो, तो उसके कंपैरिजन में आपको कैंसर होने की रिस्क इज ऑलमोस्ट 15 to 20 टाइम्स, 15 से 20% ज्यादा है। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। कैंसर किसी को भी हो सकता है, पर यदि आप सिगरेट का इस्तेमाल कर रहे हो, यदि आप तंबाकू का इस्तेमाल कर रहे हो, तो यू शुड बी प्रिपेयर्ड फॉर अ 15 to 20 टाइम्स इंक्रीज रिस्क ऑफ डेवलपिंग कैंसर, लंग कैंसर, जी। राइट? और जिस तरह से इंडियन मेल्स में करीब 53,728 यानी 53,728 नए केसेस रिकॉर्ड किए गए हैं। लंग कैंसर पूरे कैंसर केसेस का करीब 6.9 यानी 6.9% केसेस को ये कॉन्स्टिट्यूट करता है। साथ ही साथ जो भी कैंसर से रिलेटेड डेथ्स हो रहे हैं, जो भी कैंसर से रिलेटेड मृत्यु हो रही है, उसमें करीब 9.3% जो है वो लंग कैंसर के पेशेंट्स का होता है। और ये ज्यादातर पुरुषों में ज्यादा देखा जा रहा होता है। इंडिया में मिजोरम एक ऐसा जगह है, एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे सबसे ज्यादा लंग कैंसर के केसेस देखे जा रहे होते हैं। और डॉक्टर सलीम, मेरा अगला सवाल ये है कि अगर ये इतना प्रोमिनेंट है, ये इतना ही जाहिर है कि अगर आप धूम्रपान कर रहे हैं तो आपको कैंसर होने के पूरे बहुत सारे चांसेस हो सकते हैं, फिर भी इसके सिम्टम्स क्या है? जो लोग धूम्रपान कर रहे होते हैं या जो लोग पोल्यूशन या किसी और चीज से पैसिव स्मोकिंग के अगर शिकार हैं, तो उनके सिम्टम्स क्या हो सकते हैं ताकि वो पहचान सके कि शायद उन्हें लंग कैंसर है? या सो दो चीजें है इसमें। पहले तो आपने बिल्कुल सही कहा कि अगर लोगों को इतना मालूम है इसके बारे में, जी। और अगर इतना बड़ी संख्या में लोगों को लंग कैंसर हो रहा है, सिगरेट के कारण हो रहा है, ये पता है हमको, जी। तो फिर कर क्यों रहे? और इसका बेसिक कारण ये है कि जो तंबाकू, जैसे मैंने बोला कि सिगरेट में या बीड़ी में 200 से ज्यादा कैंसर करने वाले सब्सटेंसेस है जिसको हम कार्सिनोजेनिक सब्सटेंसेस बोलते हैं, ये छोड़ के इसमें स्पेसिफिकली निकोटीन डाला जाता है। निकोटीन से कैंसर नहीं होता। निकोटीन जो है वो अपने को एडिक्शन करता है। निकोटीन एक ऐसा पदार्थ है जो जानबूझ के सिगरेट या तंबाकू में डाला जाता है बिकॉज इट हैज एडिक्टिव क्वालिटीज। जिसका मतलब ये है कि यदि आप सिगरेट का इस्तेमाल करते हैं तो ये निकोटीन जो है ये आपके दिमाग में एक एरिया है जिसका नाम है न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स। ये दिमाग का ऐसा एरिया है इसको हम रिवॉर्ड सेंटर बोलते हैं, ब्रेन का रिवॉर्ड सेंटर। जी। तो यदि आप सिगरेट का इस्तेमाल करते हो तो ये तंबाकू में जो निकोटीन सब्सटेंस है ये जाके आपके दिमाग में ये न्यूक्लियस एक्यूम्बन्स जी जो एरिया है, रिवॉर्ड सेंटर जो है, उस पर एक्ट करता है और अपना डोपामिन लेवल्स बढ़ाता है। डोपामिन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है ब्रेन में जिसका लेवल्स जब बढ़ जाता है अपने को अच्छा फीलिंग आता है, रिवॉर्ड की फीलिंग आती है। तो ये इस लेवल को, डोपामिन के लेवल को बढ़ाता है। और जी। जब सिगरेट का इस्तेमाल बंद कर देते हो तो ये लेवल्स घट करके कम हो जाते हैं और कम होते ही वापस मनुष्य को क्रेविंग होने लगती है, मतलब सिगरेट पीने का या सिगरेट फूकने का मन करता है। तो जी। ये एक नशा है, ये एक एडिक्शन है जो जानबूझ के सिगरेट इंडस्ट्री ने जानबूझ के ऐसा कोई पदार्थ डाला हुआ है सिगरेट में जिसके कारण अपने को ये नशा होता है, जिसके कारण अपने को ये एडिक्शन होता है। जी। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। अभी रहा सवाल कि इसके साइन एंड सिम्टम्स कैसे है, तो अनफॉर्चुनेटली इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स, इनिशियल जो साइन एंड सिम्टम्स है लंग कैंसर के, वो दे आर वेरी सिमिलर टू द साइन एंड सिम्टम्स यू विल हैव विद ट्यूबरकुलोसिस। ओके, जनरली यू विल एक्सपेक्ट कि पेशेंट जब आता है तो उसको बहुत काफी महीनों से खांसी हो रही रहती है, कभी कभी खांसी में खून आता है, लो ग्रेड फीवर आने लगता है, हल्का सा बुखार आने लगता है, वजन कम होने लगता है। तो ये सब रेड फ्लैग साइंस है। यदि आपको खांसी में खून गिर रहा हो, यदि आपको 3 हफ्तों से ज्यादा, 4 हफ्तों से ज्यादा खांसी हो रही है जो दवा करने के बावजूद भी मिट नहीं रही हो, यदि आपकी सांस चढ़ने लग रही हो, यदि आपको वजन अगले 2-3 महीने में आपका वजन 5-6 किलो से ज्यादा कम हो रहा हो, तो ये सब रेड फ्लैग साइंस है कि आपको शायद कैंसर हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि 100% आपको कैंसर है, पर इसका मतलब ये जरूर है कि आपको छानबीन करनी चाहिए, आपको डॉक्टर को मिलना चाहिए। इफ यू आर अ स्मोकर, डेफिनेटली यू शुड गो एंड मीट योर डॉक्टर एंड वर्क दिस आउट कि ये क्या रीजन है कि आपको ये सब सिम्टम्स हो रहे हैं, राइट?
डॉक्टर सलील, सर गंगाराम हॉस्पिटल के 2018 की एक रिपोर्ट यहाँ पे आपको मैं अपने दर्शकों के साथ शेयर करना चाहूंगी, जिसमें करीब उन्होंने एक ऐसा रेशियो स्टडी किया कि जो स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स है उनके बीच 1:1 का रेशियो था, यानी 50% लोग ऐसे थे जो बिल्कुल ही धूम्रपान नहीं करते थे और 50% लोग ऐसे थे जो धूम्रपान करते थे। करीब 150 केसेस में उन्होंने ये पाया कि 50% पेशेंट्स ऐसे हैं मार्च 2012 से जून 2018 के बीच जो कि नॉन स्मोकर्स थे। यानी ये जो लंग कैंसर की बीमारी है, ये कई हद तक नॉन स्मोकर्स यानी जो धूम्रपान नहीं कर रहे होते हैं उन्हें भी हो रही होती है। इस तरह के केस में क्या ये क्योरेबल है ये बीमारी? ये मेरा पहला सवाल है। तो और अगर इसमें हाँ, जी पहले तो दो चीज है। फर्स्टली ये दिस इज अ वेरी मिस इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। ओके, जब हम ऐसा कहते हैं कि आधे लोगों को कैंसर नहीं था, मतलब फूकते नहीं थे तो भी कैंसर हुआ है, जी आधे लोगों को फूकते हैं तब कैंसर हुआ है, तो ये ऐसा एक गलत नजरिया से देखा जा सकता है किसी से कि मतलब इसका मतलब ये है कि कैंसर, सिगरेट बीड़ी ना करो तो भी कैंसर हो ही सकता है। जैसे मैंने अभी समझाया जी कि अगर आप सिगरेट बीड़ी का इस्तेमाल कर रहे हो तो आपको कैंसर होने की रिस्क 15 से 20 टाइम्स ज्यादा है। जी दिस इज प्रूवन नॉट बेस्ड ऑन अ स्मॉल स्टडी ऑफ 150 पीपल बट बेस्ड ऑन स्टडीज जैसे एपिक ट्रायल थी, डब्ल्यूएचओ की नर्सेस हेल्थ स्टडी थी, जी जो ट्रायल 1.5 से 2 लाख लोगों की स्टडी की गई है। एपिक स्टडी में तकरीबन 5.5 लाख लोगों का वो ट्रायल में इन्वॉल्व हुए थे। So जी these are studies based on a huge number of data and a huge population. तो इन स्टडीज के बेसिस पे कहा गया है कि सिगरेट स्मोकिंग डेफिनेटली कैंसर से एसोसिएटेड है, तो इसमें कोई डाउट नहीं है। हाँ बिल्कुल, ये बात जो आप कह रहे हो ये सही है कि अभी कैंसर अगर आप स्मोक नहीं कर रहे हो तो भी बढ़ते जा रहा है। इसका कारण बहुत सारे हैं, इंक्लूडिंग कि डिटेक्शन के जो अपने पास टूल्स है वो भी बहुत एडवांस्ड हो चुके हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर 30 साल पहले किसी को लंग कैंसर होता तो अपने पास उसको डिटेक्ट करने के लिए सिर्फ एक एक्सरे था, और एक्सरे पे हर लंग कैंसर पकड़ा नहीं जाता। तो जी बहुत बार ऐसे होता है कि अगर कोई 30 साल पहले कोई अगर व्यक्ति आता था और वो खांसी कर रहा है तो हम लोग ये मान लेते थे यार खांसी कर रहा है, खांसी में खून भी है, ये ट्यूबरक्लोसिस होगा। क्योंकि 20-30 साल पहले टीबी बहुत ज्यादा था अपने देश में और लंग कैंसर बहुत कम था। और जी 30 साल पहले सीटी स्कैन, आईएचसी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, बायोप्सी ये सब कॉमनली होता नहीं था। जी तो डायग्नोसिस करने का जरिया, इन्वेस्टिगेट करने के जो अपने पास ऑप्शंस है वो पहले नहीं थे, वो भी अभी ज्यादा है, तो इसलिए ज्यादा पकड़ा भी जाता है। एक जी कारण ये भी है कि इंसिडेंस ज्यादा दिखता है। दूसरा कारण ये है कि डेफिनेटली कहाँ तो हमारे खाने पीने में, हमारे ओवरऑल डे टू डे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन, जो प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जी जो अनहेल्दी फूड आ रहा है, जो अपने अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड फूड, अभी एक बहुत ही अच्छा आर्टिकल था एनईजीएम में, न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन में, जहां पे उन्होंने अल्ट्रा हाई प्रोसेस्ड फूड जैसे रेडीमेड इंस्टेंट नूडल्स एंड इंस्टेंट सूप्स एंड ये सब जो बहुत सारे ढेर सारे केमिकल्स एंड प्रिजर्वेटिव से बनाया हुआ जो खाना है, जी इन सब का जो लिंक है कार्सिनोजेनेसिस से, इसके बारे में डिस्कस किया हुआ था। सो दैट इज समथिंग टू बी केप्ट इन माइंड। अपने एयर पोल्यूशन और ये सब जो प्रॉब्लम्स है इसके कारण जो लंग कैंसर का इंसिडेंस बढ़ता है। तो ऑल ऑफ दीज आर एडिशनल फैक्टर्स जिसके कारण लंग कैंसर हो रहा जी। और डॉक्टर सलील, ये बीमारी कितने हद तक रिवर्सिबल है? क्या अर्ली है। डायग्नोसिस इट इज का ट्रीटमेंट absolutely curable. In fact, not just lung cancers, majority of all cancers are curable as long as they're diagnosed early. अपने देश में बेसिक प्रॉब्लम क्या है कि जब किसी को खांसी हो रही है, जब किसी को खांसी पिछले 2 महीने से या 3 महीने से हो रही है, अनफॉर्चुनेटली इन मेजोरिटी केसेस ये इग्नोर किया जाता है। बिल्कुल अपने पास प्रॉब्लम ये है कि मेजोरिटी लोग जो पेशेंट्स जो डॉक्टर्स के पास आते हैं वो ऐसे वक्त में आते हैं जहां पे ऑलरेडी बीमारी चौथे स्टेज पहुंच गई रहती है। बिल्कुल पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में, तीसरे स्टेज में लंग कैंसर इज एब्सोल्युटली क्यूरेबल। Unfortunately, majority of the patients don't come in that stage. In fact, worse than lung cancer, I would say, is breast cancer. Majority of my patients who come to me, जो ज्यादातर patients जो आते हैं, especially I'll give you आज सुबह का ये example है। A lady 45-year-old came to my OPD. She had a lump in the breast. मैंने पूछा कि काफी बड़ी गांठ थी, मैंने पूछा कब से है, तो बोली एटलीस्ट पिछले 9-10 महीने से है। और जब पहले बार उनको पता चला इट वॉज जस्ट अराउंड 2 सेंटीमीटर्स, राइट नाउ इट वॉज मोर देन 5.5 सेंटीमीटर्स। 9 महीने पहले ये 2 सेंटीमीटर की गांठ थी। उनको शी वॉज एम्बेरेस्ड ऑफ इट, सोशल रीजन, इकोनॉमिक रीजन, लॉट्स ऑफ रीजन। जी अनफॉर्चुनेटली बहुत बार ऐसा होता है ब्रेस्ट कैंसर में एंड अदर कैंसर ऑल्सो कि मालूम होते हुए भी कि गांठ है, कुछ है, या तो दुर्लक्ष करते हैं। इन केस ऑफ विमेन इट इज बिकॉज ऑफ सोशल प्रेशर्स और एम्बेरसमेंट दैट दे डोंट वांट टू टॉक अबाउट इट,
अदरवाइज इट इज इकोनॉमिक रीजंस, आर्थिक परिस्थितियों के कारण, और ये इग्नोर हो जाता है। अभी जो चीज 2 सेंटीमीटर की गांठ है वो 5.5 सेंटीमीटर की जब होती है तो सिर्फ बाहर की तरफ ही नहीं बढ़ रही है, तो बॉडी के अंदर भी वो फैल रही है। So unfortunately, what would have been a very, very curative cancer had she come that time is now a non-curative cancer because I got a PET scan done और PET scan में पता चला कि वो गांठ already फेफड़ों में फैल चुकी है. So what could have been curative turned to non-curative because it was delayed by 9.5 months. अपने देश में मेजॉरिटी कैंसर्स का आउटकम पुअर इस कारण से है, नॉट बिकॉज कि अपने पास वी हैव द लेटेस्ट डायग्नोस्टिक टेक्निक्स, अपने पास पेट स्कैन है, अभी इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री है, फ्लो साइटोमेट्री है, नेक्स्ट जीनोमिक सीक्वेंसिंग टेक्निक्स है, रेडिएशन के बेस्ट टेक्निक्स है, इम्यूनोथेरेपी। आई हैव सो मेनी पेशेंट्स ऑन इम्यूनोथेरेपी। आवर मेन प्रॉब्लम इज दैट अपने पेशेंट्स जल्दी आते नहीं है। Our patients get diagnosed, majority of our patients get diagnosed in stage 3 and stage 4. Whereas विदेश में because of patients being more well informed, educated होने के कारण patients generally पहले या दूसरे स्टेज में ही आते हैं। बहुत सारे देशों में, विदेश में ब्रेस्ट कैंसर के लिए 40 के बाद every female goes and does an annual mammography. अपने यहाँ पे बहुत मुश्किल है, अपने यहाँ पे तो डॉक्टर्स के रिलेटिव्स भी मैमोग्राफीज एनुअली नहीं करते। 40 के बाद यूएस यूके में every woman goes and does an annual mammography. So majority of breast cancers are caught in stage 1 या stage 2 because of a screening mammography. Pap smear testing cervical cancer के लिए विदेशों में pap smear testing after the age of 30 every 3 years pap smear is done routinely. अपने यहाँ पे होता ही नहीं है। India has the highest number of cervical cancers anywhere in the world, but we still don't have a good pap smear program in place. We still don't have cervical cancer vaccination हम करते नहीं है। Whereas there are more than 100 nations across the world जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीनेशन इट इज अ पार्ट ऑफ द नेशनल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। जैसे बच्चों को डिप्थेरिया और पोलियो इसके वैक्सीन देते हैं, वैसे ही सर्वाइकल कैंसर का वैक्सीन दिया जाता है। अपने देश में डिस्पाइट द फैक्ट कि दुनिया का सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर अपने देश में, हमारे पास ना पैप स्मीयर रूटीनली होता है, ना सर्वाइकल कैंसर इम्यूनाइजेशन होता है। तो सिमिलरली हमारे द बेसिक प्रॉब्लम वी फेस इज अ lack of knowledge about the disease. लोगों को जानकारी नहीं है इसके बारे में, प्रॉब्लम वहां पे है। ये जो जागरूकता की कमी है, जैसे आपने बताया कि कई बार एजुकेटेड लोग जैसे विदेशों में तो अप्रोच करते ही हैं डॉक्टर्स को रेगुलर स्क्रीनिंग्स के लिए और डायग्नोसिस टेस्ट के लिए, और इंडिया में कई एजुकेटेड लोग भी कभी-कभी एम्बैरेसमेंट और सोशल प्रेशर्स की वजह से अपने डॉक्टर्स को अप्रोच करने से डरते हैं। कई बार वो खुद ही इस बीमारी को ट्रीट करते हैं, उन्हें लगता है वो हमेशा डिनायल के स्टेज में होते हैं कि ये कुछ बड़ी बात परेशानी नहीं होगी, जो आगे जाकर के जैसा डॉक्टर सलील ने अभी बताया कि ये क्यूरेबल से नॉन क्यूरेबल स्टेट में चली जाती है। एक आखिरी सवाल पूछना चाहूंगी डॉक्टर सलील कि क्या कोविड अटैक लंग कैंसर पेशेंट्स की बीमारी को एग्रीवेट कर सकता है? सर्टेनली, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि लंग ऑलरेडी, अगर आप एक लंग कैंसर के मरीज हो तो ऑलरेडी आपका लंग की कैपेसिटी कम हो चुकी है, क्योंकि लंग का एटलीस्ट कुछ हिस्सा है जो कैंसर ने ऑक्यूपाई किया हुआ है जी। इसके ऊपर हम जो ट्रीटमेंट करने वाले हैं, जैसे रेडिएशन देंगे या फिर सर्जरी होगी, उसमें भी लंग को ऑब्वियसली हमको टैकल करना पड़ेगा। अगर इस दरमियान आपको कोविड का इन्फेक्शन हुआ तो ऑलरेडी जो लंग ऑलरेडी कैंसर से लड़ रहा है उसको और एक इन्फेक्शन बैठ जाएगा जो भी लंग्स को ही अटैक करने वाला है। बट हैविंग सेड दैट, इसका मतलब ये नहीं है, मेरे पास खुद लंग कैंसर के पेशेंट्स है जिनको कोविड हुआ है और हमने उनका कोविड का भी इलाज सक्सेसफुली किया हुआ है और लंग कैंसर का भी इलाज सक्सेसफुली किया हुआ है। बट यस, यू शुड बी एक्स्ट्रा केयरफुल इफ यू आर अ लंग कैंसर पेशेंट। In fact, if you are a cancer patient at all, you should take extra precautions when it comes to COVID. अगर आप कैंसर के मरीज हो तो आपको कोविड की बहुत बहुत देखभाल करनी चाहिए खुद की, कोविड ना होने के लिए। आपको सुरक्षा जो भी जरूरी है, मास्क, फेस शील्ड, हैंड वॉशिंग, ये सब करना चाहिए। और बहुत ही जरूरी है, अगर आप कैंसर पेशेंट हो, कोविड वैक्सीनेशन का आपके कैंसर डॉक्टर, आपके ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ 100% बात करना। अगर आपने अभी तक वैक्सीन नहीं लिया है, प्लीज जाके आपके ऑन्कोलॉजिस्ट को मिलना और उनसे डिस्कस करना कि वैक्सीनेशन करना जरूरी है या नहीं। मैं कैंसर का पेशेंट हूं तो मेजॉरिटी ऑफ माय पेशेंट्स आर नाउ वैक्सीनेटेड। इट्स एन एब्सोल्यूट मस्ट। देयर आर सम केसेस वेयर वी डोंट, such as certain patients who are on certain drugs where vaccination will be a problem, or certain transplant patients, but otherwise majority of my patients are now vaccinated. Definitely. तो जिस तरह से हम ये वर्ल्ड कैंसर रिपोर्ट के एक आंकड़े बताते हैं कि 2018 से लेकर अभी तक करीब-करीब भारत में 1.16 यानी 1.16 नए कैंसर के केसेस हैं, 7,84,800 कैंसर के डेथ्स हैं और करीब 2.26 मिलियन 5 ईयर प्रेवलेंट केसेस हैं इंडिया में। यानी कि इंडिया
बहुत हद तक एक कैंसर कैपिटल के जैसा है, जहाँ कई तरह के कैंसर्स काफ़ी प्रेवलेंट हैं। और जैसा डॉक्टर सलील ने बताया कि इस हमारे इंडियन में जो जो टेक्नोलॉजीज़ है, जो डिजिटलाइज़ेशन है, वो काफ़ी इम्प्रूव्ड है। अभी काफ़ी हद तक हमें डिजिटलाइज़ेशन की वजह से स्क्रीनिंग्स, मेडिकल डिवाइसेज़ हैं, जो इन्हें अर्ली डिटेक्ट कर सकते हैं और कैंसर से आपकी जान बचा सकते हैं। इसीलिए मेडी सर्कल में हम ये वर्ल्ड लंग कैंसर डे सीरीज़ कर रहे हैं कि अगर आप अपने रेगुलर चेकअप्स पे नहीं जा रहे हैं, जैसे विमेन को डॉक्टर सलील ने बिल्कुल सही बताया कि उन्हें हमेशा रेगुलरली मैमोग्राफी या पेट स्कैन कराना चाहिए, ताकि सर्वाइकल कैंसर का होने का खतरा बच सके, जबकि इंडिया में सबसे ज्यादा सर्वाइकल कैंसर केसेस हैं। So thank you so much, Dr. Salil, for joining us for this World Cancer Awareness Week, and we wish you all the best for all your future endeavors. Thank you so much. Thank you.